हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। क्रूड ऑयल को भी डिस्कस करेंगे, एमपीसी की जो मीट होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कल होने वाली है, और मल्टीपल स्टॉक्स है उनके बारे में भी डिस्कस इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो आज के दिन की अगर पहले बात कर लेते हैं एफ के डेटा के बारे में, तो अगर एफ की बात करें तो एफ ने लगभग 635 करोड़ के आसपास का जो माल है उसको सेल करते हुए देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी है वो 18,800 के आसपास से जो है वहाँ पे हाई लगा के उसके बाद वहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास की 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो पिछले 2-3 दिनों में के अंदर देखने को मिली है। वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने जो है वो लगभग 558 करोड़ के आसपास का जो माल है उसको सेल करते हुए, सो आज के दिन अगर आप देखें तो एफआईज और डीआईएस ने दोनों ने सेलिंग करते हुए देखने को मिले इंडियन मार्केट्स के अंदर। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये जो चार्ट है ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। सो अगर आप चार्ट देखें तो जो क्रूड ऑयल था वो लगभग $97 के आसपास ट्रेड कर रहा था। सो ये जो चार्ट है वो 1 मंथ के आसपास है। तो इनिशियली अगर देखें तो 1 मंथ के अंदर ही क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। सो $84 के आसपास जो है क्रूड ऑयल कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला। उसके बाद वापस से जो ब्रेकडाउन देखने को मिला, क्योंकि चाइना के अंदर देखें तो वापस से जो कोविड है वो एक्सट्रीम पीक पे चला गया, जिस वजह से वहाँ पे भी एक्सट्रीम लॉकडाउन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से डिमांड के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ माइग्रेट होने का या इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा सोच भी रही हैं या उसके ऊपर ऑलरेडी काम भी कर रही है। सो नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से क्रूड ऑयल के अंदर अगर अभी देखें तो गिरावट का माहौल है। सो अभी $81 के आसपास है। अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर 33% के आसपास की गिरावट जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर हो चुकी है। लगभग $120 के आसपास जो था वो क्रूड ऑयल था, और अभी $81 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो लगभग 33-34% के आसपास की गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है फॉर इंडियन मार्केट्स, इंडियन कंपनीज, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं क्रूड ऑयल के। सो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, और जो भी कंपनीज क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ताकि उनके मार्जिन सुधर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो Q3 होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है इन कंपैरिजन टू Q2। सो आज के दिन अगर डाउ जोन्स की बात करें तो अभी के लिए 0.63% के आसपास की जो गिरावट है वो डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट पिछले कुछ सेशंस के अंदर देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो टॉप बनाने के बाद वहाँ पे 2% के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ जोन्स के अंदर हो चुकी है पिछले 5 दिनों के अंदर। सो अगर आप देखें पिछले 1 महीने में या 6 महीने में, सो अभी तक जो है वो डाउ जोन्स के अंदर गिरावट है एज़ कम्पेयर टू। अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करके दिखाया है एज़ कम्पेयर टू डाउ जोन्स। सो कल के दिन आपको मार्केट को ट्रैक करना होगा। अगर पिछले कुछ दिनों की यहाँ पे भी अगर बात करें 5 दिन के सेशंस के बारे में, सो अगर आप डाउ जोन्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू डाउ जोन्स। सो आरबीआई की मीट जो है वो कल होने वाली है। अगर आप देखें अभी भी जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 6% के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। सो जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि रेपो रेट हाइक, जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो कल हो सके। सो अगर आप देखें तो 25 to 35 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान जो है वो बड़ी बड़ी फर्म्स लगा रही हैं कि 25 to 35 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट हाइक जो है वो आरबीआई कर सकती है। सो अगर ये होता है तो अगर आप देखेंगे कि इस दिसंबर के अंदर है लास्ट आपको देखने को मिलेगा कि इस साल का रेपो रेट हाइक, और ऐसा हो सकता है कि ये भी आखिरी रेपो रेट हाइक देखने को मिल सकता है कि इसके बाद अब आरबीआई जो है कोई भी रेपो रेट हाइक नहीं करेगी। और अगर हुआ भी तो अब अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का होता है तो नेक्स्ट जब आरबीआई की मीट होगी तो मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट्स का जो है रेपो रेट हाइक हो सकता है। उसके बाद जो है वो आरबीआई रेपो रेट हाइक नहीं करेगी। सो कल के दिन आपको न्यूज़ को ट्रैक करना होगा, या मैं भी वीडियो बना के बता दूंगा। सो अर्ली मॉर्निंग जो है शक्तिकांता दास जो है कि आरबीआई के गवर्नर है, तो वो पूरे डिटेल जो है कल के दिन शेयर करेंगे। सो पहली जो कंपनी है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज। सो ये भी एक टबैको ब्रांड की कंपनी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले नंबर पे आईटीसी है, फिर गोडफ्रे फिलिप्स है,
उसके बाद अगर आप देखें तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का नाम देखने को मिलता है टोबैको के सेगमेंट में। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो राधा किशन दमानी जो कि डी मार्ट के ओनर है, उन्होंने लगभग 33 करोड़ के आसपास के शेयर जो है वो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेच दिए। सो इन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो 2019 से स्टार्ट किया था और जो उनका स्टेक था वो स्टेगनेंट था, बट अभी के लिए देखें तो लगभग 33 करोड़ के आसपास का जो स्टेक है उन्होंने सेल कर दिया है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के अंदर कोई डेट नहीं है, कंपनी के आरओई और आरओसी भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट अभी के लिए जो है शक्तिकांत राधा किशन दमानी जी है, उन्होंने जो है अपना स्टेक को यहाँ पे सेल करते हुए देखने को मिले हैं। सो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है और पी भी देखें तो 15 के आसपास है। कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक बढ़ती है, 4% के आसपास। कंपनी का अगर 52 वीक हाई देखें तो लगभग 3879 के आसपास है। सो अगर इन्होंने अपना स्टेक क्यों बेचा, तो ऐसा हो सकता है कि पहली चीज़ तो ये है कि सिगरेट्स के ऊपर बढ़ते टैक्सेस की वजह से ऐसा हो सकता है, और दूसरी चीज़ जो है वो हेल्थ के रिलेटेड जो अवेयरनेस या इंडिया के अंदर सिगरेट्स को एज अ नेगेटिव देखा जाता है, उस वजह से भी जो है राधा किशन दमानी जी ने अपना स्टेक सेल किया होगा। बट ये जो है वो खाली न्यूज़ ही देखने को मिल रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक बेच के कोई और दूसरी कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट करने का प्लान होगा, इसीलिए यहाँ पे स्टेक बेचा होगा। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है स्टार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सो यहाँ पे आपको हाउसिंग लोन जो कंपनी प्रोवाइड करती है। सो इस सेगमेंट में अगर देखें तो आप HDFC है, कैनफिन होम्स है, उसके बाद अगर आप देखें तो आवास फाइनेंसर है। सो ये सब भी जो कंपनी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है। सो ये भी जो कंपनीज़ हैं वो हाउसिंग लोन बांटने का काम करती हैं, और ये भी कंपनी जो है उसी सेगमेंट के अंदर काम करती है। सो कंपनी ने जो है 1:1 का बोनस और 1:2 का स्प्लिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है, और उसकी जो एक्स डेट है वो लगभग 16 दिसंबर के आसपास जो है एक्स डेट डिक्लेयर कर दी है कंपनी ने। सो अगर आप होल्ड करते हैं कंपनी को तो 1:1 का बोनस और 1:2 का जो है स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने जो है अच्छे खासे नंबर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स और प्रॉफिट जो है इस बार का वन ऑफ द हाईएस्ट EPS कंपनी ने रजिस्टर किया है Q2 के अंदर। सो कंपनी अगर देखें तो ठीक ठाक ही बैलेंस शीट है, बट अगर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो बहुत छोटी मार्केट कैप है, सिर्फ 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इसी सेगमेंट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप HDFC ग्रुप के साथ जा सकते हैं, आवास फाइनेंसर्स के साथ जा सकते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ जा सकते हैं, कैनफिन होम्स, मल्टीपल सेगमेंट्स है जहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो कंपनी को होल्ड करके रखिए। सो नेक्स्ट जो बैंक है वो है ICICI बैंक। सो आज के दिन देखें तो लगभग 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे जो है मेरी बाय की सलाह है स्टॉक के अंदर, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। पिछले 5 महीने से अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो सिर्फ यहाँ पे इनिशियली कंपनी ने अच्छी खासी रैली करके दिखाई थी, जहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स जो है कंपनी के बन गए थे। बट अगर आप देखें पिछले 5 महीने से अगर देखें तो कंपनी जो है वो कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिले। सो जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा मुझे ऐसा लगता है कि 1000 के पार आपको ICICI बैंक जाते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी ने नंबर्स भी काफ़ी अच्छे पेश किए थे, और अगर आप होल्ड करते हैं या एवरेज करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इस लेवल पे भी जो है आप ICICI बैंक को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड भी कर सकते हैं और एवरेज भी कर सकते हैं। बट कंपनी के अंदर जब भी ब्रेकआउट होगा तो बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5-6 महीने से जो है कंपनी कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रही है। 5 साल के चार्ट बताऊँ तो लगभग 200% के आसपास के रिटर्न जो है एक लार्ज कैप बैंक ने बना के दिए हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, या आप कहें फेविकॉल। सो यहाँ पे जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया कि क्रूड ऑयल के अंदर जो है 33% का बड़ा गिरावट आपको 6 महीने के अंदर देखने को मिला है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें, Q1 या Q2 में, सो कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा या मार्जिन का प्रेशर था। केमिकल कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सो वहाँ पे अगर आप देखें तो अभी 6 महीने से पिछले कुछ टाइम से क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और कंपनी जो है वो पिछले जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा भी थे तभी उन्होंने जो है प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे और अपने मार्जिन्स को जो है वो कवर किया था। बट अगर आप देखें तो फिर से जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिली, और कस्टमर्स को जो है वो
थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स के दाम को और भी गिरा दे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए ही देखने को मिली है। 1 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 5 साल में भी अगर आप देखें 200% के मैसिव रिटर्न्स। कंपनी स्लो चलती है बट आपको 25-30% के आसपास के रिटर्न्स ईयरली जो है वो आपको बना के दे देगी। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्लोली जो ग्रोथ होती है 25-30% से एवरी ईयर, सो वो स्टॉक्स आपको ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। इंस्टेड ऑफ कोई स्टॉक अगर 50-60% भाग जाए और फिर वो जो है 30-40% वापस से करेक्ट हो जाए, इतना वॉलेटाइल स्टॉक होने से अच्छा है कि आप 25-30% के एवरेज कैगर वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहे और वॉलेटिलिटी भी कम देखने को मिले। सो अगर आपके पास पीडीलाइट आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो मैं कहूँगा कि केमिकल सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसको आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, पी काफ़ी हाई है, बट आपको ये भी देखना है कि फेविकॉल का जो है कोई रिप्लेसमेंट आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। सो मैं पिछले कुछ टाइम से इसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। सो अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा है कि मेरे को ईवी के सेगमेंट में या फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, सो टाटा पावर मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट बेट होगा। क्योंकि कौन सी कार या कौन सी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे करेगी, उससे अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेट कर सकते हैं। सो अगर आप करें देखें तो ईवी का जो है इन्होंने वापस से, पहले मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर ये कैपेक्स करने वाले हैं फ्यू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का, वहाँ पे भी प्लांट लगाने वाले हैं। अब देखें तो कंपनी जो है 6,000 करोड़ के आसपास का प्लांट ओडिशा के अंदर भी लगाने वाली है। सो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। कंपनी जो है वो 1 लाख सोलार पंप्स भी जो है वो रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलार प्लांट्स, ऐसे इनका नेक्स्ट 5 ईयर्स तक काफ़ी बड़े बड़े प्लान हैं। और इनको जो है अपनी करंट कैपेसिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है बाय 2030। और लगभग इनका जो टारगेट है वो लगभग 1,000 चार्जिंग पॉइंट्स को क्रिएट करना है अक्रॉस इंडिया। सो 1,000 चार्जिंग पॉइंट्स अगर सिर्फ टाटा पावर ही लगाएगी तो दूसरी कंपनीज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। सो अगर आपको ईवी के थीम में कोई बेस्ट स्टॉक चाहिए तो मैं कहूँगा कि टाटा पावर सबसे बेस्ट बेट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एंजल वन। सो ये एक कंपनी है जो कि आपको डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करने का काम करती है एज अ ज़ीरोदा या दूसरी जो भी कंपनीज़ है। सो अगर आप देखें तो ये एक लिस्टेड, एंजल वन जो है वो लिस्टेड प्लेयर है और इनका काफ़ी ज़्यादा कस्टमर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो देखने को मिल रहा है। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर रिलेटेड रेवेन्यूज़ या उनका जो भी बिजनेस ग्रोथ है उसको लेके। सो मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसी कंपनीज़ के ऊपर दाव खेलना है तो एंजल वन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो ज़ीरोदा काफ़ी बड़ा प्लेयर है बट वो लिस्टेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट एंजल वन जो है वो मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिलेगा। सो अक्रॉस इंडिया जो है ट्रेडिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रेडिंग के अंदर जो कमीशन होता है उससे ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे कमाते हुए देखने को मिलती है। सो कंपनी ने हालांकि एक अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी 2021 में। सो वहाँ से अगर देखें तो 28% के आसपास के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं, अपने ऑल टाइम हाई से 20% के आसपास के डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। सो अगर आपको ये ऐसे कोई कंपनीज चाहिए जो कि डीमैट अकाउंट बांटती है या ट्रेडिंग से कंपनीज जो है जो कमीशंस है पैसा कमाती है, ये अगर कोई बिजनेस के सेगमेंट में अगर कोई कंपनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि एंजल वन काफ़ी अच्छा बेट आपको देखने को मिलता है। सो अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो 20% का डिस्काउंट यहाँ पे है। हर गिरावट के अंदर आप एंजल वन को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट। सो मैं फिर से क्रूड ऑयल की बात करूंगा क्योंकि मेजर कंपनी जो है क्रूड ऑयल को यूज़ करती हैं। सो क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने से, वापस से मैं रिपीट करूंगा। बट यहाँ पे देखें तो एज़ कम्पेयर टू एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और जो रिकवरी है वो भी अभी कम ही हुई है। सो अगर आप यहाँ पे 1 साल का चार्ट दिखाएं तो कंपनी जो है अभी भी नेगेटिव में ही ट्रेड कर रही है। सो कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई से अगर देखें तो लगभग 20-21% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक के अंदर है। हालांकि रिकवरी हुई है बट वो लेवल की रिकवरी जो है वो बर्जर पेंट्स के अंदर दही नहीं देखने को मिल रही। सो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी आप एसआईपी के वे में 2-2 3-3 स्टॉक करके आप बाय कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है Q3 और Q4 का जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है फॉर केमिकल कंपनीज, पीवीसी कंपनीज,
जो भी कंपनीज क्रूड ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है और अपकमिंग जो क्वार्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप एसआईपी करेंगे बर्जर पेंट्स के अंदर, आपके पास एशियन पेंट्स है तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं, और बर्जर पेंट्स के अंदर भी आप बाय करके चल सकते हैं, या एसआईपी के वे में इसको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं काफ़ी बार जो है लार्ज कैप स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा कवर करता हूँ या अहमियत देता हूँ। उसका रीज़न वही है कि लेस वॉलेटिलिटी आपको देखने को आपके पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिलेगी। सो अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप से भरा हुआ होगा तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन जो है वो, या काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर लार्ज कैप कंपनीज आपके, हालांकि कंपनीज जो है कुछ कुछ कंपनीज या मोस्ट ऑफ द कंपनीज महंगी आपको देखने को मिलेंगी, बट कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। हर क्वालिटी चीज़ की एक बड़ी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी जायंट है इंडिया के अंदर, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी है। इनका कंजम्पशन 10 साल पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और 10 साल बाद भी होगा। सो ये कंपनीज के कोई ऐसे 3,000 4,000 के टारगेट्स नहीं, कंपनी बढ़ते ही रहेंगी। कंपनीज आपको डिविडेंड भी देगी, बोनस भी देगी। लगभग 1.5% के आसपास का डिविडेंड भी है। 6 लाख 6.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो ऐसी कंपनीज को अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलॉन्ग विथ माइक्रो कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा हिस्सा देंगे तो आपके पोर्टफोलियो की जो वॉलेटिलिटी है वो कम देखने को मिलेगी। हालांकि रिटर्न स्लो होंगे, बट स्लो रिटर्न्स आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर काफ़ी मैसिव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं मैक्सिमम चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे 1,000% के आसपास के रिटर्न जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुके हैं। वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में भी जो है कंपनी ने 100% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए। सो अगर ये मेंटालिटी से अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्लोली स्लोली एसआईपी करेंगे अच्छे स्टॉक्स के अंदर, तो आपकी काफ़ी अच्छी बड़ी वेल्थ जो है वो क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स मार्केट, और कल के दिन जो है वो शक्तिकांता दास को आप देख सकते हैं, या मैं मेरे चैनल के ऊपर भी कवर करूंगा। सो यही भी नेक्स्ट वीडियो भी आप कल देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।